नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ एक बार साइको एक्सप्रेस में। फिर से हम इसके पहले आपसे सिलेबस की बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे विकास की परिभाषाओं की। हमारे यहाँ विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन परिभाषाएं भी क्या होती हैं, कभी कभी आ जाती हैं, पूछी जाती हैं परिभाषाएं। तो इस वजह से उन परिभाषाओं को जानना बहुत जरूरी है कि विकास की कौन सी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो पहली परिभाषा आपकी पूछी जाती है कि हर्लाक महोदय की परिभाषा है, और कहा है इन्होंने कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। यानी अगर बालक का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तो उसमें नई नई प्रकार की क्या होंगी, योग्यताएं दिखाई देंगी। ठीक है। उसके बाद स्किनर महोदय ने कहा कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यानी जो डेवलपमेंट होगा एक बच्चे का, वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है और क्या होता है, लगातार होता रहता है। ठीक है साथियों, यानी ये दो परिभाषाएं क्या है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो परिभाषाएं आपकी क्या है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है, ये भी पूछी जा चुकी है। ठीक है साथियों, ये पूछी जा चुकी है अन्य परिभाषाओं की अपेक्षा। ये दो परिभाषाएं आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे किसके, विकास के सिद्धांत की, जो आपके सिलेबस में है। तो हम चलते हैं किसकी तरफ, विकास के सिद्धांत की तरफ। तो विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कितने कितने प्रकार के हैं। ठीक है साथियों, विकास के सिद्धांत कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, आज उनकी हम क्या करेंगे, चर्चा करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो विकास के क्या है हमारे सिद्धांत, विकास के क्या है सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। और इन सिद्धांतों में आपका क्या है, पहला सिद्धांत आपका कौन सा है साथियों, विकास की दिशा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। पहला सिद्धांत आपका कौन सा है, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का क्या था, सिद्धांत था साथियों। ठीक है। विकास की दिशा के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बालक का विकास क्या होता है, दो प्रकार से होता है। बालक का विकास क्या होता है, दो प्रकार से होता है। यानी मान लिया जाए कि ये क्या है, एक छोटा सा बालक है। ठीक है साथियों, ये क्या है, एक छोटा सा बालक है। इसका जो विकास होगा वो क्या होगा, दो प्रकार से होगा। पहला कैसे होगा, यानी पहला जो विकास होगा बालक का वो क्या होगा, सिर से कहां की ओर होगा, पैर की ओर। क्या कैसा होगा, सिर से पैर की ओर। यानी पहले प्रकार में क्या होगा, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। पहला विकास कैसे होगा बालक का, सिर से पैर की ओर। विकास की दिशा के सिद्धांत में पहला विकास होता है क्या, सिर से पैर की ओर। ठीक है साथियों। दूसरा फिर आपका क्या होता है, दूसरा विकास केंद्र से किसकी ओर होता है, परिधि की ओर होता है। यानी नाभि को क्या मान लिया गया था, केंद्र बिंदु मान लिया गया था। और बालक का विकास क्या होता है, किधर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। किसकी ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से किसकी ओर होता है साथियों, परिधि की ओर होता है। केंद्र से परिधि की ओर होता है। किसकी ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है साथियों, पहला विकास आपका क्या होगा, सिर से पैर की ओर। दूसरा क्या होता है आपका, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है साथियों। अब इन विकासों को हम क्या अन्य नामों से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे इस सिर से पैर की ओर वाले को हम क्या कहते हैं, सिफेलोपोडल क्रम। किस क्रम में, सिफेलोकोडल क्रम। कौन सा क्रम साथियों, सिफेलोकोडल क्रम में क्या होता है, बालक का विकास होता है। उसी प्रकार आपका केंद्र से परिधि को हम क्या जानते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल जानते हैं। क्या जानते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल जानते हैं। क्या जानते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल के नाम से जानते हैं। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सिफेलोपोडल क्रम में बालक का विकास कैसे होगा। तो सिफेलोपोडल क्रम में बालक का विकास क्या होगा, सिर से पैर की ओर होगा। ठीक है साथियों। फिर आपका क्वेश्चन बनता है क्या, कि प्रॉक्सिमो डिस्टल क्रम में बालक का विकास कैसे होता है। तो कैसे होता है, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है। इसको अन्य नामों से भी क्या जानते हैं हम, अन्य दूसरा नाम है क्या, मस्तकाधोमुखी। क्या नाम है, मस्तकाधोमुखी। ठीक है साथियों, क्या नाम है इसका, मस्तकाधोमुखी क्रम। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि मस्तकाधोमुखी क्रम में बालक का विकास कैसे होता है। तो मस्तकाधोमुखी में बालक का विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है साथियों। उसी प्रकार आपका इसमें क्या आएगा, निकट से दूर का सिद्धांत। क्या आएगा साथियों, निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का
सिद्धांत, इसको हम किस नाम से जानते हैं? निकट से दूर के सिद्धांत के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि निकट से दूर के सिद्धांत में बालक का विकास कैसे होता है? तो निकट से दूर के सिद्धांत में बालक का विकास क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है साथियों। उसके बाद इसका नाम क्या होता है? शिरापदाभिमुख सिद्धांत। क्या? शिरापदाभिमुख सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, किसके नाम से? शिरापदाभिमुख। यानी क्वेश्चन बनेगा आपका क्या कि शिरापदाभिमुख क्रम में बालक का विकास कैसे होता है? तो कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है साथियों, किसकी ओर होता है? सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, यानी आपका शिरापदाभिमुख में। उसके बाद आपका आता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? समीप दूराभिमुख। किसके नाम से? समीप दूराभिमुख के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन बनता है आपका कि समीप दूराभिमुख सिद्धांत में बालक का विकास कैसे होगा? तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत में जो बालक का विकास होता है वो कैसे होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है साथियों, तो ये आपके क्या बन जाते हैं? क्वेश्चन बन जाते हैं। इनको हम किस में रख देते हैं? क्वेश्चन में रख देते हैं। और इन सभी का आंसर क्या होता है? ये हो जाता है। ये क्या हो जाता है साथियों? आंसर हो जाता है। ये आपके क्या हो जाते हैं? क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपके क्या हो जाते हैं? क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी ये आपके क्या हो जाते हैं? प्रश्न हो जाते हैं। और इस प्रश्न का ये क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो अब जितना भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि सिफेलोपोडल क्रम में बालक का विकास कैसे होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है। मस्तकाधोमुखी में बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। शिरापदाभिमुख सिद्धांत में बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है साथियों, उसी प्रकार आएगा कि आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल क्रम में बालक का विकास कैसे होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है, निकट से दूर के सिद्धांत में बालक का विकास कैसे होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है। उसके बाद आपका आता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत में बालक का विकास कैसे होता है? तो कैसे होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो ये आपका क्या है? विकास का पहला सिद्धांत, जिसे हम विकास की दिशा के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विकास की दिशा के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, ये था आपका क्या? पहला सिद्धांत। अब हम चलते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे किसके? दूसरे सिद्धांत की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्या? दूसरे सिद्धांत की। तो दूसरा सिद्धांत आपका कौन सा आता है? विकास क्रम का सिद्धांत। कौन सा आता है साथियों? विकास क्रम का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आपका कौन सा आएगा साथियों? दूसरा सिद्धांत आपका आता है क्या? विकास क्रम। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की। यानी दूसरा सिद्धांत आपका कौन सा आता है? विकास क्रम का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आपका कौन सा आता है? विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आपका कौन सा आएगा? विकास क्रम का सिद्धांत। तो विकास क्रम के सिद्धांत में 3 विकास बताए गए थे। एक बताया है आपका क्या? गामक विकास यानी साइकोमोटर। एक आपका बताया गया है क्या? गामक विकास। और दूसरा आपका बताया गया है क्या? भाषा विकास। और तीसरा आपका बताया गया है क्या? मानसिक विकास। 3 विकास होते हैं जिनका क्या होता है? एक क्रम होता है। तो गामक विकास का क्रम क्या होगा? यानी गामक विकास में आपका पहला आएगा क्या? गर्भावस्था। ठीक है साथियों, पहला क्या आएगा आपका? गर्भावस्था। दूसरा आपका क्या आता है? शैशवावस्था आता है। ठीक है साथियों, दूसरा आपका क्या आएगा? शैशवावस्था। दूसरा आपका क्या आता है? शैशवावस्था आती है। तीसरी आपकी आती है क्या? बाल्यावस्था। ठीक है साथियों, तीसरी आपकी क्या आती है? बाल्यावस्था आती है। उसके बाद चौथी आपकी आती है क्या? किशोरावस्था। ठीक है साथियों, चौथी अवस्था कौन सी आती है? किशोरावस्था। और पांचवी आपकी क्या आती है? प्रौढ़ावस्था। ठीक है साथियों, प्रौढ़ावस्था। ठीक है साथियों, प्रौढ़ावस्था। यानी गामक विकास में 3 अवस्थाओं की बात की गई है। गामक विकास में 3 अवस्थाओं की बात की गई है साथियों। तो पहला है आपका क्या? गर्भावस्था। दूसरा है आपका क्या? शैशवावस्था। तीसरा है आपका क्या? बाल्यावस्था। चौथा है आपका क्या? किशोरावस्था। पांचवा है आपका क्या? प्रौढ़ावस्था। ये गामक विकास की क्या की गई है? बात की गई है। उसके बाद आपका आता है क्या? भाषा विकास। उसके बाद साथियों क्या आता है आपका? भाषा
विकास। और भाषा विकास में क्या होता है कि बालक सबसे पहले क्या करेगा, सुनेगा कि बोलेगा कि पढ़ेगा कि लिखेगा, इसके बारे में यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है। यानी जो बच्चे का भाषा विकास होगा एक बालक का, वो क्या होगा, एक क्रम में होगा। ठीक है, तो वो क्रम कैसा होगा, उस क्रम के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है आपका बालक क्या करता है, सुनना। यानी बालक सबसे पहले क्या करता है, सुनना। सुनने के बाद बालक क्या करता है, बोलना। बोलना, बोलने के बाद क्या करता है बालक, पढ़ना, पढ़ता है। पढ़ने के बाद बालक क्या करता है, लिखना। यानी बालक क्या करता है, लिखता है। क्या करता है, लिखना। यानी बालक क्या करता है, लिखना। यानी तीन बातें यहाँ पे की गई हैं कि बालक क्या करता है, लिखता है। ठीक है, यानी सुनना क्या है आपका, L, S, R और W। यानी बालक क्या करेगा, लिसन, फिर स्पीक, फिर रीड, फिर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, शुभोपलि कह सकते हैं। ठीक है साथियों, क्या कह सकते हैं, शुभोपलि कह सकते हैं। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी जो बच्चा होता है, छोटा सा बालक होगा, वो क्या करेगा, पहले सुनेगा, फिर क्या करेगा, बोलेगा, फिर क्या करेगा, पढ़ेगा, फिर क्या करेगा, लिखेगा। यानी LSRW, ये आपका क्या है, भाषा विकास है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मानसिक विकास की। किसकी बात करते हैं, मानसिक विकास की। किसकी बात करते हैं साथियों, मानसिक विकास की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, मानसिक विकास बात करेंगे। मानसिक विकास कैसे होता है बालक का, तो बालक सबसे पहले किसके माध्यम से सीखता है, ठीक है, किन चीजों के माध्यम से सीखता है, क्योंकि उसके पास अपना खुद की भाषा नहीं होती है। तो सीखेगा किसके माध्यम से, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी आंख, कान, नाक, त्वचा के द्वारा। यानी बालक सबसे पहले कौन सा ज्ञान ग्रहण करता है, संवेदनात्मक ज्ञान। कौन सा ज्ञान, संवेदनात्मक ज्ञान। संवेदनात्मक ज्ञान ग्रहण करता है बालक सबसे पहले। यानी सबसे पहले वो किसके माध्यम से सीखता है, संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। जब संवेदनाएं उसे सिखा देती हैं, तब बालक को कैसा ज्ञान चाहिए, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान चाहिए। कैसा चाहिए, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान चाहिए। कैसा ज्ञान चाहिए बालक को, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान चाहिए। यानी बालक क्या करेगा, प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, सीखता है। क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से सीखता है। यानी बालक को अगर हमें हाथी के बारे में बताना है, तो हाथी क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, जब पढ़ाने जाते हैं छोटे बच्चों को, तो आपको सहायक सामग्री को क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। चाहे जिस चार्ट पेपर हो, ठीक है, या आप मॉडल बना लीजिए, ठीक है, या कुछ भी बना लीजिए, जिसकी सहायता से हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, उन चीजों को दिखा सके जिस चीज के बारे में बताना है। तो बालक कैसे सीखता है, प्रत्यक्ष ज्ञान सीखता है। प्रत्यक्षात्मक ज्ञान सीखने के बाद बालक कैसा ज्ञान लाता है, निरीक्षणात्मक ज्ञान लाता है। क्या लाता है, निरीक्षणात्मक ज्ञान। बालक के अंदर कैसा ज्ञान आता है, निरीक्षणात्मक ज्ञान आता है। यानी बालक अब कुछ भी सीखेगा तो किसके माध्यम से, निरीक्षण करके सीखेगा। उन वस्तुओं को क्या करेगा, निरीक्षित करेगा, देखेगा, समझेगा, उसके बाद क्या करेगा, सीखेगा। यानी बालक अगर खिलौना के साथ खेल रहा है, चाबी वाला खिलौना है, आप चाबी भर देते हैं, तो क्या करता है, वो देखता रहता है 2 बार 3 बार, लेकिन उसके बाद उसको धीरे से क्या करता है, पटक के खोल के तोड़ देता है, और फिर देखता है कि उसके अंदर क्या है। यानी उसका निरीक्षण करना चाहता है कि सब लोग छूते हैं तो बोलने लगता है, हम करते हैं उसके साथ कुछ, तो कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बनता है सीटेट में कि इरफान नाम का कोई बालक है, बार बार खिलौने तोड़ रहा है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो ये क्या है, वो क्यों तोड़ता है, तो तोड़ने का कारण यही है कि बालक क्या करता है, जानना चाहता है कि वो कैसे चल रहा है। ठीक है, अब जब वो निरीक्षण कर लेगा तो उसके अंदर क्या होंगे, कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो यानी बालक के अंदर क्या होगा, प्रत्यात्मक ज्ञान आ जाएगा। कैसा आएगा, प्रत्यात्मक। कैसा ज्ञान, प्रत्यात्मक ज्ञान आ जाएगा। बालक के अंदर कैसा ज्ञान आएगा, प्रत्यात्मक ज्ञान आएगा। क्या आएगा, बालक के अंदर कैसा ज्ञान आएगा, प्रत्यय का निर्माण होने लगेगा। यानी कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बालक के अंदर बनने लगेंगे, प्रत्यात्मक ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, जब बालक के अंदर कॉन्सेप्ट यानी प्रत्यय बन जाएंगे, तब बालक क्या करता है, किसके माध्यम से सीखता है, विचारों के माध्यम से। यानी बालक क्या करेगा, विचारात्मक ज्ञान आ जाएगा। बालक के पास कैसा ज्ञान आएगा, विचारात्मक ज्ञान आ जाएगा। ठीक है साथियों, कैसा ज्ञान आ जाएगा, विचारात्मक ज्ञान आएगा। तो ये क्या है, हमारे विकास का क्रम है। ठीक है, जिसमें क्या है आपका गामक विकास का क्रम, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, उसके बाद भाषा विकास में क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, LSRW, इसी को क्या करते हैं, जंबल कर देते हैं, पूछ लेते हैं कि भाषा विकास का सही क्रम क्या है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास में आपका संवेदनात्मक ज्ञान,
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, निरीक्षणात्मक ज्ञान, प्रत्यात्मक ज्ञान और विचारात्मक ज्ञान होता है। ठीक है साथियों, जिसमें से आपका क्या है भाषा विकास वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा कि यानी बालक का जो भाषा विकास का क्रम है वो क्या है LSRW क्रम में है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन क्रम में बालक का क्या होता है विकास होता है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। तो अगला सिद्धांत आपका क्या है, अगला सिद्धांत है आपका तीसरा सिद्धांत क्या है, परस्पर सह संबंध का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है आपका परस्पर सह संबंध, परस्पर सह संबंध का सिद्धांत, परस्पर सह संबंध का सिद्धांत। ठीक है साथियों, परस्पर सह संबंध के सिद्धांत में क्या बताया गया है कि विकास के सभी पक्ष, यानी विकास के जितने भी पक्ष हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं परस्पर। तो परस्पर सहसंबंध सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे थे। परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत क्या कहता है, यानी जितने भी विकास होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं परस्पर सह संबंधित होते हैं। यानी विकास के जितने भी पक्ष हैं आपका शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है साथियों, चारित्रिक विकास, कौन सा विकास, चारित्रिक विकास, ये सभी क्या होते हैं एक दूसरे से परस्पर सह संबंधित होते हैं। तो परस्पर सह संबंध का सिद्धांत यही कहता है कि सभी विकास क्या हैं एक दूसरे से परस्पर सह संबंधित होते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका आता है चौथा सिद्धांत, यानी निरंतरता का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है आपका क्या, निरंतरता का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है आपका क्या, निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का जो विकास होता है वो क्या होता है जीवन पर्यंत होता है। यानी विकास क्या होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है। यानी बच्चे का जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो क्या होता है जीवन पर्यंत होता रहता है। उस बच्चे का विकास क्या होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है, कुछ ना कुछ बालक क्या करता है सीखता रहता है। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, और वो आपका अगला सिद्धांत है क्या, एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है साथियों, एकीकरण का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है आपका क्या, एकीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत आपका कौन सा आएगा, पांचवा है आपका क्या, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक इसमें सबसे पहले क्या करता है, बालक सबसे पहले क्या करता है, संपूर्ण अंग पर नियंत्रण करता है, संपूर्ण अंग पर नियंत्रण करता है, संपूर्ण अंग पर नियंत्रण करता है। उसके बाद अंग के भागों पर, यानी इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि बालक सबसे पहले क्या करता है संपूर्ण अंग पर नियंत्रण करता है। यानी ये हाथ है तो पूरे हाथ पे क्या करता है नियंत्रण करता है। उसके बाद हाथ के इन भागों पर क्या करता है नियंत्रण करता है। फिर क्या है आपका इस कलाई के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से क्या करता है काम करना सीख जाता है। तो वही बताया गया है कि बालक सबसे पहले संपूर्ण अंग पर नियंत्रण करता है, उसके बाद क्या करता है अंग के भागों पर नियंत्रण करता है। छोटा सा बच्चा लेटा हो और उसको आप उठाने की कोशिश करिए तो दोनों हाथों को
बराबर से क्या करता है, खड़ा कर देता है। यानी उसका नियंत्रण क्या है, दोनों हाथों पे एक समान है, एक साथ है, ठीक है। उसके बाद वो बड़ा होता है तब क्या करता है, उन हाथों को यहाँ कलाइयों यहाँ क्या करता है, टखनों से यहाँ क्या करता है, मोड़ देता है, यहाँ ऐसे खड़ा कर देता है, ठीक है। यहाँ पे नियंत्रण आ जाता है। फिर और बड़ा होता है तो फिर कलाइयों पे क्या होता है, उसका नियंत्रण आ जाता है। और बड़ा होता है तो उंगलियों पे नियंत्रण आता है। फिर वो क्या करता है, कलम को धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करता है, पहले लाइन खींचता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो वही बताया गया है एकीकरण के सिद्धांत में कि बालक सबसे पहले संपूर्ण अंग पर नियंत्रण करता है, उसके बाद क्या करता है, अंग के भागों पर करता है, ठीक है साथियों। यानी बालक सबसे पहले संपूर्ण अंग पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, उसके बाद क्या करता है, अंग के भागों पर करता है। क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था। और ये भी कहा गया कि बालक सबसे पहले अंगुलियों यानी पूरे हाथ को चलाता है, फिर हाथ के भागों को चलाता है, फिर कलाई के सहारे काम करता है, फिर उंगलियों के सहारे काम करता है। तो विकास के किस सिद्धांत के अनुसार, तो विकास के किस सिद्धांत के अनुसार, एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है साथियों। अगला सिद्धांत है आपका क्या, छठवां है चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत। चक्राकार या इसे हम वर्तुलाकार सिद्धांत कहते हैं, वर्तुलाकार सिद्धांत, ठीक है साथियों। चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत कहते हैं। चक्राकार या वर्तुलाकार के सिद्धांत में यह बताया गया है कि बालक की जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, चौड़ाई बढ़ेगी। यानी बालक जैसे जैसे लंबा होगा वैसे वैसे क्या होगा, चौड़ा होगा, ठीक है साथियों। बालक जैसे जैसे लंबा होगा वैसे वैसे क्या होगा, चौड़ा होगा। तो किस सिद्धांत में, चक्राकार या वर्तुलाकार के सिद्धांत में, ठीक है। गांव में आपने सुना होगा कहते हुए किसी से कि अगर गले की लंबाई को क्या किया जाए, माप लिया जाए तो कमर की लंबाई क्या होती है, ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है हमने भी केवल सुना है, ठीक है। तो वो यही बता रहा है कि बालक जैसे जैसे लंबा होगा वैसे वैसे उसकी क्या होगी, चौड़ाई बढ़ती जाएगी, ठीक है साथियों। ये था आपका क्या, छठवां सिद्धांत। उसके बाद आपका आता है क्या, सातवां सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है साथियों। सातवां सिद्धांत आपका आता है क्या, समान प्रतिमान का सिद्धांत। सातवां सिद्धांत है आपका क्या, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो साथियों ये समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, कोई बताएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि बालक जिस वर्ग जाति समूह में जन्म लेगा, जो भी जीव जिस जाति वर्ग समूह में जन्म लेगा उसका क्या होगा, उसी के अनुसार विकास होगा। यानी बालक अगर क्या है, मनुष्य में जन्म लिया है तो उसका मनुष्य की तरह विकास होगा। पक्षी का बच्चा है तो उसका विकास पक्षी की तरह होगा। जानवर का बच्चा है तो उसका विकास क्या होगा, जानवर की तरह होगा। मनुष्य में क्या होते हैं, दो प्रतिमान पाए जाते हैं। एक है आपका क्या, दूध के दांत निकलना, दूध के दांत निकलना, और एक आपका क्या होता है, घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना। ये क्या है, दो मनुष्य के प्रतिमान बताए गए हैं कि ये प्रतिमान हर किसी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वो चाहे जिसका बच्चा हो, चाहे जैसा बच्चा हो, सभी के अंदर क्या होंगे, दूध के दांत एक बार जीवन में जरूर निकलेंगे। और बालक क्या होगा, घुटनों के बल चलना जरूर सीखेगा, ठीक है साथियों। घुटनों के बल चलना क्या करता है, जरूर सीखता है। फिर अगला सिद्धांत आपका आता है, समान प्रतिमान के बाद आपका आता है क्या, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। आठवां है आपका सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद क्या करता है, विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। यानी बालक पहले क्या करेगा, का बनाना सीखेगा, खा बनाना सीखेगा, गा बनाना सीखेगा। यानी 1 2
3, 4 क्या करेगा, सीखेगा, उसके बाद क्या करेगा, पहाड़े की ओर बढ़ेगा। तो ये सब सभी क्या है, सामान्य क्रियाएं हैं। पहाड़ा सीख लेगा तो एक प्रकार की क्या है, विशिष्ट क्रिया है, यानी बालक क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है साथियों, उसके बाद 9वां सिद्धांत आपका आता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। क्या आता है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी दो बालक एक आयु वर्ग के अगर हैं तो उनमें क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलेगी। कोई भी बालक हो, दो बालक हैं, उन बालकों में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, और ये वैयक्तिक भिन्नता आपके यहाँ क्या है, पूर्ण टॉपिक है। ठीक है, एस्टेट में, जिसको हम अलग से भी क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका 10वां सिद्धांत आता है क्या, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। अंतः क्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत, यानी इसमें यह बताया गया है कि बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम से हो सकता है, न केवल वातावरण से हो सकता है, यानी बच्चे का जो विकास होगा वो दोनों के सामूहिक रूप से होगा। यानी वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के क्या है, गुणन फल है। यानी बच्चे का जो विकास होगा दोनों को मिलने के द्वारा ही होगा। जब दोनों मिल जाएंगी, दोनों क्रियाएं होंगी, तभी बालक का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है साथियों, ये थे आपके सुपर टेट के हिसाब से आपके विकास के सिद्धांत। इन 10 सिद्धांतों में से कोई भी एक सिद्धांत आपके यहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्या, विकास को प्रभावित करने वाले कारक की। ठीक है, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक का वीडियो हम क्या करेंगे, अलग से आपको बना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये विकास का क्या होगा, टॉपिक समाप्त होगा। फिर हम चलेंगे क्या, वैयक्तिक भिन्नता की तरफ। कैसे चलेंगे, वैयक्तिक भिन्नता के बारे में पढ़ेंगे।